students, good morning. In this video, discuss about ionic bond और इक्विवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं या आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं या उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले वाला वीडियो जो मेरा था उसमें था कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स की सेकंड बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड या फिर उसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है. ओके, तो सबसे पहला 2-3 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन ये होगा जैसे कि हाउ कैन मेक द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, या सेकंड कह सकते हैं कि हाउ कैन लुईस डॉट स्ट्रक्चर या हाउ कैन राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तीसरा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं, या फिर हाउ कैन फाइंड या हाउ कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोवैलेंसी, कि इलेक्ट्रोवैलेंसी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं या कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं. और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि हाउ कैन हम ये बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या कंडीशन होता है, कौन सी कंडीशन पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. इन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है. आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हमने ऑक्टेट रूल आपको पढ़ाया था. अब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑक्टेट रूल तो बहुत सारे को आ ही चुका होगा. तो ऑक्टेट रूल का जो सेकंड फॉर्म यूज करना है वो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की तरह यूज करना है. जैसे कि पहला तो ऑक्टेट रूल हमने फॉर्म किया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे हमें कुछ ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन हमें मिल रहा था. तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नया टाइप्स का बॉन्ड आता है आयनिक बॉन्ड. या हालांकि इसमें भी ऑक्टेट रूल होता है, इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, बट एक कंप्लीट इसमें होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, यानी कि दो एटम यानी दो मेटल या नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ठीक है, या तो लूज करके या तो गेन करके क्या कंप्लीट करते हैं, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और वहाँ पे भी ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कर रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बता के दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता है. तो सबसे पहले तो मेरा कंसेप्ट ये रहेगा कि आपको मैं डिफिनेशन बताऊं कि डिफिनेशन क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हो डिफिनेशन कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि द आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम बाय ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज सेट to be electrostatic or ionic bond, and the compound so formed is an ionic compound. जो इससे कंपाउंड जो भी इससे कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. यानी सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पर दो एटम के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली यहाँ पे भी हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, बट यहाँ ऑक्टेट रूल को फॉलो किस बेस पे किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करके क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे. हम आपको दिखाएंगे भी, एग्जाम्पल के भी साथ दिखाएंगे, तो ये कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरा कंडीशन ये आती है कि और भी इस चीज के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, या फिर क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है. इन सारे के लिए हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड बनते किससे हैं. ठीक है, तो हमारे पास मान लो हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल, यानी सिंस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल पे ही होता है. सबसे पहले तो दिमाग में अंदर ये सेट कर लेना है. ठीक है, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिससे क्या बनता है, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर आयनिक कंपाउंड बनता है. तो सबसे पहले समझ में आ चुका है. और हमें इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि मेटल्स क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. और मैंने आपको ये भी एक बहुत बड़ी बात बताया था कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है. और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. ये सारी डिस्कस मैंने चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था और आपने पढ़ा भी है और आपने समझा भी है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेटल और नॉन मेटल से हम क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो पहली बात तो ये हो गई. ठीक है, तो कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड, आओ हम इसके एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं. जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक मेटल ले लिया है, जैसे कि सोडियम की बात कर ले. ठीक है, सोडियम की बात कर लिया. ओके, अब सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी तो किस में चला जाएगा, Na पे प्लस, और यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन.
ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल से, तो बताओ सोडियम का क्या होगा, 281 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 281 होगा। तो बताओ सोडियम प्लस का क्या होगा, सोडियम प्लस का होगा 28 होगा। देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। यही तो हमने आपको पढ़ाया भी था इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, यानी कि इसके पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पे मान लो आपके पास होता है क्लोरीन Cl, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। और अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है तो क्लोरीन का कितना होता है, 287 होता है। और अब यहाँ पे जो क्लोरीन क्या आ जाएगा, Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो पहले ये सब चीज़ को आप नोट कर लो इतना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 28 हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हो गया, 287 था। तो ध्यान से देखो कि अब सोडियम और क्लोरीन के बीच में ऑक्टेट हमें कंप्लीट कराना है। अब अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पे देखो इसके इनर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तब ये सोडियम प्लस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सोडियम प्लस क्या हो गया, स्टेबल, क्योंकि जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके जो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस को अटेंड करता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम प्लस क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है। और ये सब किस फॉर्म में है, सब गैसियस के फॉर्म में। ये भी गैसियस के फॉर्म, गैसियस के फॉर्म में कोई भी मेटल आयन्स या हो या जो भी हो वो स्टेबल इतना नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उनके बीच का रीजन भी बताता भी हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ हमें पता है कि वो अगर गैसियस नहीं है तो सोडियम प्लस एक स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करने से, लेकिन गैसियस के फॉर्म होगा तो वहां पे इतना स्टेबल नहीं होगा। और क्यों हो रहा है स्टेबल, उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं। इसी तरह से क्लोरीन भी देखो अपना 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। देखो वही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। यानी कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कंप्लीट किया, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम खुद ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। यहां पे ऑक्टेट जो कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट का जो रूल फॉलो हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फिनोमिना तैयार हो गया। अब यहां आपको ये देखना है, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक चीज आपको बताऊं कि अब आपको यहां पे एक और चीज़ें बताऊं कि आपने सोडियम और इस तरह से क्या मिलेगा, आपको सोडियम प्लस मिलेगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। और इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, फोर्स होता है, और बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है इन कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी वंडरवाल फोर्स से भी ज़्यादा। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहां पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, बट यहां पे जो फोर्स हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब बिटवीन द टू एटम्स के बीच में जब कोई चार्ज आपस में क्या करता है, अपोजिट जो चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। ये अपने फिजिक्स में या कहीं ना भी आपको पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 दो एटम के अलग अलग डिफरेंट एटम के एलिमेंट के क्या होंगे, आपके चार्ज हैं, और K उसका कांस्टेंट है, R क्या उसकी रेडियस है। यानी R अगर बेटा डिक्रीज हुआ, यानी R अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा, और R जितना कम उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बताओ इनके सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन के बीच की जो रेडियस है वो देखो बहुत ही कम है, बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है स्ट्रांग फोर्स हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप कह भी सकते हो कि सोडियम प्लस और Cl माइनस के बीच में रेडियस उसकी साइज है, रेडियस की जो साइज है वो बहुत ही कम होने की वजह से उनके अंदर जो स्ट्रांग जो फोर्स है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ही ज्यादा होता है। अब आप कंपेयर बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर जिनकी साइज ज्यादा होगी तो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, और जिनकी साइज बहुत ही नजदीक होगी, बहुत ही कम होगी, तो उनका अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी आपने और ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं होते हैं कि मतलब ये आपने कभी देखा है कि Na और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे Na.Cl या Na के बीच में कोई डंडा लगा हुआ देखा है, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ देखा है आपने, कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा, इसके बीच का रीजन यही है क्योंकि एक सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में क्या होता है, चार्ज डिफरेंस होने की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये क्या है, इसके बीच का रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि साइज
लुईस बहुत ही कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी ये स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और एक बड़ी बात बता दूं कि ये आयनिक बॉन्ड का क्या होता है कि शेप नहीं बता सकता है। भाई क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इसके डायरेक्शन नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई शेप नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ शेप और डायरेक्शन नहीं बता सकता है। दूसरा एक और होता है कि स्टेबल आयनिक जो बॉन्ड होता है, कोई बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, इस तरह से कोई बता नहीं सकता है। कोई मतलब कोई एक्चुअली देखा जाए कि आयनिक जो आयनिक बॉन्ड होता है कोई तरह की बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एक हम इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से जान सकते हैं, कोई स्टेबल मतलब बॉन्ड हम यहाँ ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप को यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होगी कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप डिफिनेशन को नोट कर लो, और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल जिस तरीके से समझाया आप उस एग्जाम्पल को भी नोट कर लो, और जितने भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई कि कौन सा फोर्स लगता है, क्या साइज होता है, क्या चार्ज होता है, क्या क्या चीज़ें होते हैं, इन सब चीज़ों को आप कंसीडर कर लो। तो आओ आपको मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एलडीएस, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आओ देखते हैं। ओके, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये चीज़ बनाया कैसे जाता है। तो आओ सबसे पहले हम NaCl को देखते हैं, Na देखते हैं। ठीक है, तो Na प्लस, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 2, और इसके कितने होते हैं यहाँ पे 8 होते हैं, और ये गैसियस फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होता है Cl माइनस, और Cl माइनस का कितना होता है 2 8, और फिर यहाँ 8 हो गया, और ये भी क्या होता है गैसियस होता है। और इनका जो कंबाइन करने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है NaCl, और वो क्या होता है एक सॉलिड की फॉर्म होता है। मतलब दो गैसेस आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनता है जो कि क्या होता है सॉलिड भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो देखो पहले आप सोडियम पे लिखोगे कैसे, कि सोडियम पे आपने क्या लिखा है Na प्लस। ठीक है, तो Na प्लस पे अगर आप देखो और यहाँ पे क्या लगाओगे Cl माइनस, Cl माइनस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 2, यहाँ पे 4, और ये 2 6, और ये एक 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं डॉट से लिख रहा हूँ जो सोडियम से उसने लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये क्या हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का आपको दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर आप देखोगे तो क्या होता है 2 8 2 होता है, और क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो क्या होता है तो 2 8 7 होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा देखो, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो इसको डॉट से दिखा देते हैं, एक इधर से डॉट से दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हमने लिख दिया, और एक क्लोरीन यहाँ लिखते हैं और एक क्लोरीन हम यहाँ लिख देते हैं। अब इस क्लोरीन के ऊपर कितने हैं 2 2 4, यहाँ पे 2 6, और एक साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ही ट्रांसफर करेगा। इसी तरीके से एक 2 इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे करेगा, इस वाले क्लोरीन पे करेगा 2 और एक साथ, तो ये इसका डॉट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो गया स्ट्रक्चर बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे आपको इस तरह से दे रखा है, मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगा और भी मैं आपको इसके एग्जांपल भेज दूंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का आयनिक बॉन्ड से। आप देख सकते हैं जैसे आपने कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था, उस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखोगे। जैसे आप MgCl2 का बनाए हैं तो आप इसी तरीके से KCl का भी बना सकते हो, इस बहुत सारे आपको बना सकते हो, फिर Cl3 का भी बना सकते हो, AlCl3 का भी बना सकते हो। तो जितने भी होंगे आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये चीज बना सकते हो। आई होप कि यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब अगली पॉइंट हमारा आता है कि ऐसी और एक चीज बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं हम, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरली इलेक्ट्रॉन को किसी भी मतलब अपडेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना उसने लूज किया है या कितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो इसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ग्रुप वन की बात करें, ग्रुप वन में कौन कौन से आते हैं पता है ना आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप वन होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप वन होते हैं। बताओ इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 1 होते हैं।
तो एक क्या कर सकते हैं, किसी को दे ही सकते हैं ना, लूज ही तो कर सकते हैं। किसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, +1 हो गई। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोवैलेंसी नेगेटिव नहीं होती, मतलब पॉजिटिव होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव आता है, लेकिन हम लिखते हैं जनरली किसमें, पॉजिटिव में ही लिखते हैं। ओके, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई। सेकंड और दूसरी आपको बताएं हम कि आप देख सकते हो कि ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में अगर आप देखो तो ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके ग्रुप 2 में आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका, कैल्शियम। तो इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से ले नहीं सकते, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो इनकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, इनकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से आप कहां पे आ जाओ, ग्रुप 13। एक्चुअली मैंने ग्रुप बीच का छोड़ दिया है, कौन सा, ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 12 मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो वेरिएबल करती है, मतलब वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंपाउंड किस तरह से बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो वेरिएबल होती है। +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है। इसलिए हमने ग्रुप कहां से स्टार्ट नहीं किया, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ग्रुप थर्ड से मतलब और ग्रुप 12 के बीच में क्या हमारा आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो हमने आपको बता दिया। अब ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि वेरिएबल करती है वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप 13, जिसमें हमने एल्यूमिनियम गैलियम की बातें करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम गैलियम, तो उनमें आप देखोगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को तो ले नहीं सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 में क्या आता है, कार्बन सिलिकॉन आता है। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये 4 होती है, तो इसका मतलब ये 4 देना तो दे सकते हैं, ना तो ले सकते हैं, मतलब ये इस तरह से मतलब बना सकते हैं कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो ये देना चाहते हैं ना तो ये लेना चाहते हैं। तो इसलिए जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होता है वो क्या करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बचा ग्रुप 15 कि किसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या देखोगे, 5। तो 5 है तो 5 किसी को दे नहीं सकते हैं, मतलब 5 दे नहीं सकते, तो 3 किसी से तो ले सकते हैं, तो 3 लेंगे मैक्सिमम। जो उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ओके, उसी तरीके से ग्रुप 16 अगर बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेनियम, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 होती है, तो 2 कहीं से मिल जाएगी या काम कर लेंगे अपना ऑक्टेट रूल। और उस तरह से ग्रुप 17 जिसमें अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। तो आपको कोवैलेंसी भी आपको आनी चाहिए। ये कोवैलेंसी क्या होती है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया है, कितना इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर रहे हो, उस बेस से आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बात हो गई कि कोवैलेंसी क्या होती है। ओके, अब आपको हम ये बताने चल रहे हैं कि क्या कंडीशन है एक मेटल आयनिक बॉन्ड बनने का, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखो टॉपिक में लिखा हुआ है कि कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहला लिखा हुआ है उसमें कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल एटम। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि मेटल, अभी मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कि मेटल और नॉन मेटल से बनता है। तो मेटल में मान लो जैसे अगर कोई मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एनर्जी क्या करती है बेटा, एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो जितना कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है ना, एंथैल्पी होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम होगा उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, दूसरी बात कि नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल में जितना, नॉन मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यानी कि नॉन मेटल में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सारी पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, आपको भी नोट कर लेना होगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एटम। तो जो नॉन मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो एक्सेप्ट करती है, जो गेन करती है, वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, लेटाइस एंथैल्पी क्या होता है।
तो लेटाइस एंथैल्पी क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल का कंबाइन जब होता है, जो मेटल और नॉन मेटल का कंबाइन होता है, जिससे देखो आपको मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि मेटल ले लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया है, सॉरी प्लस कर लो यहाँ पे मेटल, और यहाँ मान लो एक्स ले लिया, ठीक है, नॉन मेटल की, और इनसे जो भी बनेगा नहीं मेटल प्लस और ये Cl एक्स माइनस, इससे जो बनेगा कंपाउंड MX। तो ये MX जो बन रहा है, ये बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लेटाइस एंथैल्पी बोलते हैं। तो लेटाइस एंथैल्पी में भी आपको देखो कुछ कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटाइस एंथैल्पी ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और ये लेटाइस एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड पे किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले करता है चार्ज ऑफ आयन, यानी कि अगर दोनों जो चार्ज है, दोनों का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ आयन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि हायर यानी ग्रेटर द चार्ज, यानी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज दोनों के बीच के जितना ज्यादा होगा उतना ही लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी। दूसरी बड़ी बात कि साइज ऑफ आयन, मैंने भी आपको कहा था कि अगर रेडियस ऑफ साइज जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि उतना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होगा। इसके पीछे में क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाता है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। कि जैसे मैंने कहा कि मानो मैंने एग्जाम्पल एक आपको दे रखा हूं, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी कि पोलर कंपाउंड, पोलर जो पोलर कंपाउंड यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उन पे क्या क्या चीजें होती है, तो पोलर सॉल्वेंट कैसे होता है उनके लिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, मैं बताऊँ कि मान लो हमने H और HCl देखा ना, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर आप NaCl में भी देखो तो NaCl में और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उतना ही क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। इसके पीछे मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आपको बताना भी होगा कि कैसे होगा। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, यानी जितना मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा बनेगा, जितना स्ट्रांग होगा, और जितना नॉन मेटल का मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका कम होगा उतना ही ये अच्छे बनेंगे। तो इस बेस पे एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, तो उस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। देखो मैं सब चीज़ को रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि बताओ NaCl, ठीक है, या NaF ले लेते हैं, NaCl नहीं, NaF, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा NaCl, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा NaBr, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा NaI। तो इनमें से बताओ सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है। आयनिक बॉन्ड तो सारे बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग कौन सा है। तो भाई स्ट्रांग उस बेस पे बताओगे कि देखो सभी में सोडियम तो कंबाइन है, लेकिन ग्रुप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है। अब इनमें से ये देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे अच्छी होगी, जिसमें ज़्यादा होगी। अगर आप अप टू डाउन आओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन होती है, तो फ्लोरीन में क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होती है। या मेटालिक करेक्टर में अगर आप बात करना चाहोगे तो मेटालिक करेक्टर डाउन आते हैं तो डिग्रीज होती है, तो यानी कि फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। एक बात कर सकते हो। तो इस हिसाब से फ्लोरीन यानी कि NaF क्या होगा आपका, सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, क्लोरीन का होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, NaBr का। सबसे लास्ट क्या होगा आपका, NaI होगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। इस वाले कंसेप्ट को फिर से समझा रहा हूं कि मेटालिक कैरेक्टर जिसका सबसे नॉन मेटल का मेटालिक कैरेक्टर्स नीचे आने पर क्या होता है, डिग्रीज होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो फ्लोरीन की मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो क्लोरीन का उससे भी कम, ब्रोमीन का उससे भी कम, आयोडीन का उससे भी कम। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया। तो फ्लोरीन वाला चीज क्या होगा, सबसे ज्यादा बनाएगा। ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल यहाँ हम चेंज कर लेते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, उल्टा कर देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि मेटल की बात कर लेते हैं, जैसे कि लिथियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, या फिर NaCl, हाँ NaCl की बात कर लेते हैं, या फिर KCl की बात कर लेते हैं, या फिर रूबियम है ना, RB है, ये RB है, Cl रूबियम क्लोराइड है। तो मेटल में क्या होता है कि मेटल में हम जैसे जैसे क्या करते हैं, नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉन मेटल में नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, और मेटल में मेटालिक कैरेक्टर नीचे आते हैं तो इंक्रीज होती है। तो बताओ लिथियम और रूबियम में सबसे ज्यादा कौन होगा, रूबियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उस सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। उससे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। उससे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का। और सबसे ज्यादा किसका होगा, रूबियम का। तो दिमाग में लिख लेना या कहीं भी कहीं कॉपी पेन में लिख लेना कि मेटल में मेटालिक कैरेक्टर डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होता है, जो कि नॉन मेटल में डाउन जाते हैं तो
डिग्रीज होता है। तो इस हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होगा, रूबियम वाला होगा, यानी एरो चेंज हो जाएगा, सबसे कम कौन होगा, लिथियम क्लोराइड होगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है हमसे, वो बात भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा वीडियो एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले देखो क्या है कि यूजुअली होते हैं, दे आर यूजुअली द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इन बॉन्ड को जो बनेंगे एक दूसरे से, जो बॉन्ड जो बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उनको ब्रेक करने में क्या होता है, ब्रेक करने में, मेल्ट होने में क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है, वहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख लो कि रीजन आपको दे रखा है कि दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाय द वर्चुअल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दे आर यूजुअली सेल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है कि पोलर सॉल्वेंट मतलब इस पर डिस्कस भी करेंगे अभी इसी चैप्टर में। तो पोलर सॉल्वेंट हमारा होता है कि जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपस में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जैसे H2O में देखो, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर कहलाते हैं। और नॉन पोलर किसके इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, सेम, तो वो हमारे क्या कहलाता है, नॉन पोलर। तो पोलर कौन से, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो पोलर, और जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम वो क्या होते हैं, आपके नॉन पोलर। तो आई होप आपको पोलर सॉल्वेंट भी समझ में आ चुका है। तो हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक जैसे वाटर। ओके, लास्ट वन के दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ। अब ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, फ्री ऑफ आयन जितना ज़्यादा फ्री होंगे उतना आपस में अट्रैक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं कि सोल्यूशन इन द मोल्टेन स्टेट, हाउ दे डू नॉट कंडक्ट इज द सॉलिड स्टेट। अच्छा, एक बड़ी बात है, ये किस स्टेट में, ये मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि ये सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि सॉलिड इनमें का आयन क्या होते हैं, इजिली फ्री नहीं हो पाते हैं। भाई आयन जब फ्री होंगे तभी तो आपस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो कंडक्टर अच्छे देंगे। तो इसलिए जो मोल्टेन स्टेट में क्या होते हैं, या फिर लिक्विड स्टेट में जो होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, उसमें गुड कंडक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके पीछे का रीजन भी देखो, वहां लिखा है बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द आयंस, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट तब होगा जब उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सारी मैंने बेसिक कंसेप्ट भी आपको इसमें समझाई है। एक बार दो बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी भी जिसको कोई डाउट होगा तो पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकता है। धीरे धीरे करके हम इस सब चैप्टर की एंड की तक हम पहुंचेंगे, जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक करना, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।